दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज सवेरे सोमवार की सुबह भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला किया और वो ऐतिहासिक फैसला उसके 15 फरवरी के फैसले के सिलसिले में था, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को जो उसके सारे विवरण, सारे ब्यौरे सामने लाना था और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देना था स्टेट बैंक को, वो देने के बजाय वो 30 जून का वक्त मांग रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को काफी खरी खोटी सुनाई। यहां तक कहा कि 26 दिन आप क्या करते रहे और एसबीआई की हर तकरीर को, हर दलील को खारिज किया और कहा कि इमीडिएटली 12 मार्च की शाम तक आप सारे विवरण, सारे तथ्य आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दे दीजिए, इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित सारे विवरण। और इस तरह ये जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, वो देश की डेमोक्रेसी के लिए, इलेक्शन की स्वतंत्रता के लिए मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा फैसला है। लेकिन दोस्तों, इस फैसले के तुरंत बाद, कुछ ही घंटे के बाद, केंद्र की सरकार ने आज एक बेहद विवादास्पद कानून सीएए उसको पूरे देश में लागू करने का ऐलान कर दिया। हम एक मीडिया पर्सन हैं, एक पत्रकार हैं, हम कोई ट्रेडिशनल यूट्यूबर नहीं है, हम लोग मूलतः पत्रकार हैं और पत्रकार के नाते हम हेडलाइंस मैनेजमेंट को भी अच्छी तरह जानते हैं और चुनाव के दौरान विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले हथकंडों को भी समझते हैं। मैं नहीं जानता कि ये चुनावी हथकंडा था, हेडलाइन मैनेजमेंट था, किसमें किसका हिस्सा ज्यादा है ये कहना बहुत कठिन है। हमारे 4 मेहमान आज इस चर्चा में शामिल हैं और चारों लोग अपने अपने विषय के धुरंधर हैं, बेहद जानकार लोग हैं। हमारे YouTube चैनल पर उन्होंने आने की इजाजत दी, हम उनके शुक्रगुजार हैं। ये चारों लोग हैं, हम क्रमशः सबका परिचय आपसे कराते हैं। दोस्तों, हमारे साथ जुड़ रहे हैं मिस्टर थॉमस फ्रैंको। थॉमस फ्रैंको साहब देश के बैंकिंग क्षेत्र के एक बड़ी शख्सियत हैं और बैंक एम्प्लॉई जो फेडरेशन है पूरे देश की, उसके ये एक बड़े नेता रहे हैं, नेता हैं और साथ में एक थ्योरिटिशियन भी हैं, एक सिद्धांतकार भी हैं। आपका स्वागत है थॉमस साहब। हमारे साथ ए.के. चौहान साहब हैं। ए.के. चौहान साहब भारत के सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं और सीनियर एडवोकेट के साथ वो एक अच्छे लेखक भी हैं। सिटीजनशिप राइट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशंस नाम की एक किताब है जो उन्होंने लिखी है और वो ये किताब है दोस्तों, मैं समझता हूं कि इस विषय पर इतने ब्यौरे और इतने विश्लेषण के साथ ऐसी किताब भारत में कम लिखी गई है। मैं समझता हूं कि इस विषय पर ये अपनी तरह की अकेली किताब है। तो के.एस. चौहान साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। हमारे साथ आज जय नारायण व्यास जुड़ रहे हैं। जय नारायण व्यास साहब गुजरात की राजनीति की बहुत बड़ी शख्सियत हैं और लंबे समय तक आप भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता के तौर पे गुजरात में रहे हैं, वरिष्ठ पदों पर रहे हैं और जहां तक मेरी जानकारी है अब आजकल वो कांग्रेस पार्टी के साथ संबद्ध हैं, लेकिन वो एक अच्छे लेखक, पत्रकार, बुद्धिजीवी भी हैं। तो आप चारों लोगों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। और मैं भूल रहा हूं, हमारे साथ एक वरिष्ठ पत्रकार जो हिंदुस्तान टाइम्स में रेजिडेंट एडिटर रह चुके हैं, अच्छे टिप्पणीकार हैं, एनआर मोहंती भी हमसे जुड़ रहे हैं। एनआर मोहंती, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हम शुरुआत करते हैं आज इस चर्चा की। सबसे पहले चूंकि हम ले रहे हैं आज सुप्रीम कोर्ट के मसले को, खासकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को जो उन्होंने
खरी खोटी सुनाई और 30 जून तक का जो समय मांगा था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, उसको देने से साफ इनकार किया और कहा कि आप 26 दिन क्या करते रहे। और भी बहुत सारे सवाल पूछे गए। देश के बहुत बड़े वकील, बल्कि इंटरनेशनल फेम के, वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे। साल्वे साहब, इसके बावजूद बहुत बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने जनतंत्र के पक्ष में दिया है कि आप इलेक्शन कमीशन को कल शाम तक देना है। तो थॉमस साहब, आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? और ये जो फैसला आया है, इसमें जो इतनी फजीहत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की हुई है, आखिर क्या मजबूरी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की थी कि वो इस तरह झांसा देने की कोशिश करता रहा और इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने उसको बिल्कुल खारिज कर दिया? क्यों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी फजीहत कराई? सबको नमस्कार। मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, कोई गलती होने से थोड़ा माफ कर दे जाना। सर, आप बिल्कुल भाषा को लेकर चिंतित मत रहिए, बिल्कुल विचार होना चाहिए, भाषा लोग समझ लेते हैं। ठीक है। आज का कोर्ट में जो फैसला हुआ, मैं पूरा देखा है। साल्वे साहब ने इतना कोशिश किया कि कम से कम 3 हफ्ता दे दो मेरे को इसको टैली करने के लिए, लेकिन मेरे को बहुत खराब लगा कि इतने बड़ा बैंक इसे क्यों झूठ बोल रहा है कि ये टैली करना नहीं सकता है। मैं स्टेट बैंक में तब मैनुअल अकाउंटिंग था, उसी टाइम से स्टेट बैंक में काम किया। मैनुअल अकाउंटिंग में भी इतना टाइम नहीं लगता। 20,000 बॉन्ड दिया है और 7-8 पार्टी को दिया है। इसको पूरा रिकॉर्ड मुंबई मेन ब्रांच में एक ही जगह में है। इसको टैली करने के लिए कितना टाइम लगता है? मेरे ख्याल में मेरा पास देने से 2-3 घंटा में मैनुअल में भी मैं टैली करके दे सकता है। लेकिन स्टेट बैंक ने क्यों ये कर रहा है? स्टेट बैंक को ऊपर से कोई दबा रहा है कि ये मत दो। ये देने से किसको लॉस होगा, वो लोग ऊपर से कोशिश कर रहा है। मैं एक एग्जाम्पल बताएंगे। मैं तब अध्यक्ष था, ऑल इंडिया स्टेट बैंक ऑफिसर्स फेडरेशन का अध्यक्ष था। उस टाइम में मैंने सुप्रीम कोर्ट में एक केस लगाया ये आधार लिंकेज को लेके, फोन नंबर और बैंक अकाउंट इसमें शामिल नहीं करना चाहिए, इससे बहुत नुकसान होगा बोल के। MG देवसायम IAS, फैबियन IFS, माइसेल्फ, 3 लोग हम लोग कोर्ट में इसको चैलेंज किया। उस टाइम में मेरे को एक फोन आया था हमारा HR हेड से, आप थोड़ा तुरंत मुंबई आ सकता है। मैं सोचा था कुछ खास बात होगा, ठीक है बोल के मैं उसी दिन मुंबई पहुंच गया फ्लाइट पकड़। उस टाइम में उन्होंने बोला कि फाइनेंस मिनिस्ट्री बहुत गुस्सा में है, कैसा आपका एक ऑफिसर ऐसा केस लगा सकता है, उसको तुरंत वापस करने के लिए बोलो बोल के। हमने बोला मैं स्टेट बैंक का ऑफिसर का रूप में ये केस नहीं दिया, एज ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री आई हैव फाइल्ड दिस केस। लेकिन उसको मेरे को बहुत दबाया। वो बोला ये बात में आपको बहुत नुकसान हो सकता है। ये एक एग्जाम्पल बात के लिए मैं बोलता है, कैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री बैंक को कितना प्रेशर डाल सकता है, उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल है। इसमें मेरे ख्याल में स्टेट बैंक चेयरमैन का ऊपर में कोई प्रेशर ज्यादा है कि इसमें फैसला तो दूसरा कोई लेना नहीं सकता है, चेयरमैन स्टेट बैंक ही कर सकता है। एक असिस्टेंट जनरल मैनेजर जाके कागज सबमिट कर रहा है, लेकिन इसका पूरा जिम्मेदारी चेयरमैन का बसी है। चेयरमैन को कुछ वार्निंग दिया होगा, कोई प्रेशर डाल के उसको अभी मत दो, इसलिए वो लोग मांग रहा है कि 4 महीना टाइम दे दो,
जून 30 तारीख तक मतलब ये इलेक्शन खत्म होने के बाद दो बोल के। इसलिए स्टेट बैंक ऐसा कोशिश कर रहा है। लेकिन अच्छा बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज बोला है कि आप लोग अभी इसको कल तक नहीं दिया तो कंटेम्प्ट पिटीशन भी प्रोसीड करेंगे बोल के। तो स्टेट बैंक तुरंत ये देना चाहिए। ये जो आर्ग्यूमेंट हरीश साल्वे जी रखा था एक बिल्कुल माना नहीं सकता है। He was trying his best to plead to the Chief Justice that you give me some more time, and telling that we might commit mistake. कैसा गलती हो सकता है इसमें? तो ये सब आर्ग्यूमेंट गलत है। स्टेट बैंक तुरंत ये पूरा डिटेल कोर्ट को और इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए। एनआर मोंटी, ये आवाज गूंज रही है। हेलो, हाँ, एक सेकंड में आवाज गूंज रही है। सॉरी, मुझे थोड़ा ऑडियो का इशू है। जस्ट अ मिनट। अच्छा, फिर मैं आपके पास दोबारा आता हूँ मोंटी। आप प्लीज आप अपने फोन को देखिए, कुछ प्रॉब्लम हो रही है उसमें। कैन यू हियर मी? अच्छा, आई एम नॉट एबल टू हियर यू। आपके क्या हो गया? आवाज नहीं आ रहा है। आवाज नहीं सुन पा रहे हैं आप मेरी? लेट मी। ओके, ठीक है। चौहान साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं। जी। देखिए, दो बड़ी घटनाएं आज हो गई और सुबह जब ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया तो पूरे देश में इसकी अनगूंज थी। सब लोग इस पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन हमारे मीडिया में कहा जाता है हेडलाइन मैनेजमेंट। तो एक वो भी आप रहा होगा विकल्प, या एक दिमाग में वो बात रही होगी जो हमारे नीति निर्धारक हैं शासन के, कि भाई वो मुद्दा बहस और चर्चा से गायब करा दो और कुछ नया मुद्दा ला दो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सीए को लाना नहीं चाहते थे, सीए तो लाने का पहले ही ऐलान था कि वो चुनाव से पहले लाएंगे, लेकिन आज ही के दिन उन्होंने चुना, तो ये बड़ा दिलचस्प है। लेकिन आप एक सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के होने के नाते और सीए पर आपका काम है, कैसे देखते हैं कि आज जो ये इलेक्शन से पहले जो किया गया है इसके क्या इंप्लीकेशंस हैं, और हमारी डेमोक्रेसी के लिए, हमारे जुडिशियल सिस्टम के लिए ये किस तरह से, कितना प्रभावित करेगा आपके हिसाब से? नहीं उर्मिलेश जी, मैं आपका आभारी हूँ। ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। एक्चुअली जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स को रिलीजन में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि ये बेसिकली जो सीए है ये कोई गलत कानून नहीं है। अगर इसमें रिलीजन का मेंशन नहीं होता तो इस कानून की जरूरत थी, क्योंकि जो मेरी इंफॉर्मेशन है और जो मैं जानता हूं कि जिन लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर के मूवमेंट को साथ दिया वो इनिशियली बांग्लादेश या पाकिस्तान में चले गए और बाद में वो वहां अकोमोडेट नहीं हो पाए तो वापिस इंडिया में आ गए। तो ऐसे लोगों के जो अधिकार का निर्धारण इस कानून के द्वारा होना है, लेकिन ये जो रिलीजन से उनको कनेक्ट किया उसकी वजह से ये सारी कंट्रोवर्सी खड़ी हुई। और ये जो रिलीजन का जो बेसिकली बीजेपी या हमारा इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो रिलीजन और कास्ट के ऊपर ओरिएंट उसको करवाना चाहता है। तो इसलिए ये जो बेसिक जो प्रॉब्लम है वो, अदरवाइज तो मुझे लगता है वो रूल्स तो होम मिनिस्टर पहले भी कह चुके थे हम चुनाव से पहले उसको लागू करेंगे, तो वो अभी 2-3 दिन ही उनके पास हैं, तो इसलिए वो आज उन्होंने किया। ये अलग बात है कि भाई ये दोनों चीजें कनेक्ट हो गई, पर वो उनका एजेंडा का पार्ट है और उसमें वो चाहते हैं कि भाई वो जो रिलीजन का जो इशू है वो इलेक्शन में डोमिनेंट रहना चाहिए। और इसी वजह से वो जो रूल्स जो है वो आज की डेट में नोटिफाई हुए। दूसरा इसका पहलू ये भी हो सकता है कि ये जो पूरा प्रोसेस है इलेक्ट्रल बॉन्ड का, इलेक्ट्रल बॉन्ड जो लेवल प्लेइंग फील्ड है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। सर इलेक्ट्रल बॉन्ड पर, चौहान साहब, इलेक्ट्रल बॉन्ड पर आने से पहले मैं अपने दर्शकों और श्रोताओं के इंटरेस्ट को देखते हुए ये मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आप एक एक्सपर्ट हैं, कि जैसे ये जो 1955 का नागरिकता कानून है उसमें संशोधन करके लाया गया है। जी। ये कहता है कि 31 दिसंबर 2014
के पहले जो हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए हैं, उन्हें नागरिकता देना है। ठीक है जी। तो अब सवाल इस बात का है कि बेसिक एक प्रश्न उठता है कि भाई इसमें मुस्लिम समुदाय को ही क्यों नहीं रखा गया? वो तो इसकी दलील जी, वो तो उनका पॉलिटिकल मोटिव है ना, क्योंकि वो हिंदू मुसलमान उसी के जरिए करना चाहते हैं। अदरवाइज वो जो बेनिफिट दे रहे हैं उस बेनिफिट की जरूरत है, लेकिन अगर मुस्लिम भी उसके पैरामीटर में आता है तो उसको भी वो बेनिफिट मिलना चाहिए, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ। लेकिन ये जो पूरा प्रोसेस है उसको पोलराइज करने के लिए रिलीजियस बेस के ऊपर पूरा उसका जो सिस्टम है उसको चेंज करने का एक पैरामीटर उन्होंने डेवलप किया, और जिसकी वजह से जो बहुत लंबे समय से जिन लोगों को अधिकार वंचित रखा गया उनको अधिकार मिलने थे, लेकिन वो अधिकार इतने लंबे टाइम तक उनको नहीं मिले। इसके बावजूद कि वो उन्होंने जो है अमेंडमेंट किया, लेकिन उस अमेंडमेंट का अनफोर्समेंट, उसके रूल्स बनाने का प्रोसेस जो है उसको इतना डिले किया गया, उसको चुनाव से कनेक्ट कर लिया गया। जबकि वो जैसे उन्होंने किया तो उसके बाद उसको लागू कर देना चाहिए था, और अगर रिलीजियस बेसिस पे मुस्लिम को डिनाई किया तो वो अमेंडमेंट करके, तो हो सकता है उनसे शुरू में गलती भी हुआ हो, तो वो अमेंडमेंट करके उसको जो है रिलीजन न्यूट्रल भी बना सकते थे। लेकिन वो क्योंकि उनका पूरा प्रोसेस रिलीजन ओरिएंटेशन पे आधारित है, इसलिए वो उस तरह का सिस्टम नहीं डेवलप करना चाहते, और यही मुझे लगता है मेन कारण है उसका। अदरवाइज लेकिन एक सवाल और उठता है, बिल्कुल ये सवाल इस सिलसिले में जरूरी है उठाना कि अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कुछ ही दिन पहले, आई थिंक 2-3 दिन पहले, उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी को, उन्होंने नाम ले लिया था उनका कि ये इस तरह के सवाल नहीं उठाने चाहिए किसी पर जिस तरह के सवाल उठा रहे हैं। और इसके अलावा उन्होंने एक और सवाल किया था इलेक्शन कमीशन ने कि पूरे इलेक्शन में जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर कोई पोलराइजेशन नहीं होना चाहिए, किसी तरह का मत विभाजन की कोशिश नहीं होनी चाहिए। ये इलेक्टोरल इलेक्शन के नोटिफिकेशन से पहले ही इलेक्शन कमीशन ने ये चेतावनी दी थी। तो क्या ये मुद्दा आज ये नहीं बनता कि इलेक्शन के ऐन पहले, यकीनन नोटिफिकेशन अभी नहीं हुआ है, लेकिन माहौल में चुनाव चारों तरफ दिखाई दे रहा है, ऐसे में क्या ये विवादास्पद कानून, भले ही हमारी पार्लियामेंट ने पास कर रखा हो, लेकिन बड़ा विवाद इसको लेकर हुआ था, क्या इसको स्थगित करना चुनाव तक क्या एक जरूरी कदम नहीं होता इलेक्शन कमीशन का? इस पर वो क्यों नहीं पहल करता? दूसरे लोगों पर पहल करता है, लेकिन सरकार पर वो क्यों खामोश हो जाता है? क्यों, कैसे देखते हैं आप इस पहलू को? नहीं, वो उसका बेसिक जो कारण मुझे लगता है कि जो हमारी प्रक्रिया है किसी भी चीज में, सिलेक्शन वगैरह की जो प्रक्रिया है, उसमें हम किसी मूल्य के ऊपर आधारित कोई डिसीजन नहीं लेते। हम जो भी डिसीजन लेते हैं, किसी की भी अपॉइंटमेंट का लेते हैं, तो वो उसकी जो आइडियोलॉजी है, उसका जो भी काम करने का तरीका है, या वो कैसे कनेक्टेड है किसी संस्था से, उसके बेसिस पे सारी बड़ी जो पोस्ट है वो उनको ऑक्युपाई करने वाले लोग डिसाइड होते हैं। तो इस वजह से जब उनका ओरिएंटेशन एक पर्टिकुलर तरह का होता है, तो वो जब उनको लगता है कि भाई जो डोमिनेंट ग्रुप है, जो पॉलिटिकली डोमिनेंट ग्रुप है, या जो रूलिंग पार्टी है, उसके लोग जब कोई डिसीजन मेकिंग करते हैं तो वो उसमें उस तरह का एक्टिव रोल प्ले नहीं करते हैं। और बेसिकली इसी वजह से जो हमारा डेमोक्रेसी का जो पूरा स्पिरिट है वो डिस्ट्रॉय हो रही है, क्योंकि हमारे जो इंस्टीट्यूशन जो काम करने वाले लोग हैं वो उनका जो भी कोई एक्शन लेते हैं तो वो सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है, उसका इंडिविजुअल ओरिएंटेड होता है, या पार्टी ओरिएंटेड होता है, किस पार्टी को आगे बढ़ाना है, किसको रोकना है, वो उनका उसी बेसिस पे वो सारा डिसीजन मेकिंग करते हैं। ये जो डिसीजन हुआ है, अगर इसको इलेक्शन कमीशन चाहे तो मुझे लगता है रोक भी सकता है, क्योंकि अभी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं लगा है, और वो रूल अगर नोटिफाई भी हो जाते हैं तो उसको एग्जीक्यूट करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इंडिविजुअल बेसिस पे उसको ऑपरेशनलाइज करने के लिए टाइम लगेगा। तो ऐसी स्टेज में वो नहीं होना चाहिए, बट वो केवल हमारी एक होप हो सकती है, एक अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, क्योंकि वो जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको रिलीजन के बेसिस पे पोलराइज उन्होंने करना है, इसलिए वो ऐसे जंक्चर पे ऐसे जो रूल्स हैं उनको नोटिफाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से उसको एग्जीक्यूट करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि जब चुनाव चल रहा होगा तो उस पीरियड में उसको एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता।
चौहान साहब, हम इसलिए फिर आपके पास आएंगे सर, आपके पास फिर हम आएंगे। अभी हमारे साथ एनआर मोंती भी जुड़ गए हैं। मोंती, आपका स्वागत है फिर दोबारा आने पर। हम अभी जय नारायण व्यास साहब के यहाँ जा रहे हैं, फिर आपके पास तुरंत आते हैं। व्यास साहब, आपका ये मैं व्यू समझना चाहता हूं कि आज सवेरे इलेक्टोरल बॉन्ड पर इतना बड़ा फैसला आया, फिर इसके बाद अचानक शाम को शुरू हुआ, टेलीविजन के सारे चैनल बोलने लगे कि अभी सीए लागू करने का ऐलान होने वाला है, और वो हो गया। तो एक पॉलिटिकल थिंकर के तौर पे, एक्टिविस्ट के तौर पे, लेखक के तौर पे, आप इस पूरे प्रकरण को, जो इलेक्शन से ऐन पहले हो रहा है, लोकसभा का इलेक्शन होने वाला है, उसके पहले ये सब हो रहा है, आप कैसे देखते हैं और आपकी टिप्पणी है? देखिए, पहले तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स वाली जो बात है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो जिम्मेवार है ही, उनके प्रेशर होगा, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट की तरह ही काम करती है। तो ये जो नेशनलाइज बैंक्स है, दे आर लाइक नाउ नॉट इवन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ब्रांचेस ऑफ अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। उतने वो अपनी चिंता में रहते हैं। दूसरी बात है कि उसके अलावा और भी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है, वो क्या सो रही थी? ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, शेयर होल्डर्स है, इसके डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स है, सेबी है, वो लोग क्या कर रहे हैं? उन्होंने प्रोस्पेक्टस अप्रूव किया होगा, उसमें एक प्रोविजन है 1214 कि जब भी कोई भी कॉम्पिटेंट कोर्ट मांगे तो फौरन आपको डेटा देना होगा। तो आपने ये प्रॉमिस देके तो पब्लिक इशू लाए हैं, ये इशू लाए, आई वोंट यूज द वर्ड पब्लिक इशू, ये इंस्ट्रूमेंट लाए हैं। तो अब आप उससे सब चीजों को ताक पे रख के, क्योंकि दिल्ली से आपको सिग्नल मिलता है कि अभी ये नहीं करना है, सर क्यों नहीं करना है? एक 80-20 का लॉ होता है मैथमेटिक्स में कि 80% of the investment might have been made by 20% of the people, and 20% of the investment might have been made by 80% of. Remove those 20% who are 80% in number. At least 20% who are responsible for 80% of the investment. वो कौन है, हम जानना चाहते हैं। वो नहीं स्टेट बैंक करती, क्यों नहीं कर सकती? आप जब बॉन्ड इश्यू करते हैं तब सब डिटेल्स ले लेते हैं, केवाईसी लेते हैं, सब लेते हैं, फिर बॉन्ड आप उसमें देते हैं जिसमें आपको कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क नहीं मिलता है, मगर उसपे है आइडेंटिफिकेशन मार्क। आप अल्ट्रा वायोलेट लाइट के अंदर देखे तो आपको नंबर मिलता है उसका, तो मालूम है किसको गया, किसने बॉन्ड लिया है आपके पास। जब वो बॉन्ड किसी को देता है तो किसको दिया है वो भी मालूम है। तो ये मैच करना इतनी छोटे नंबर के लिए आज के कंप्यूटर के युग में, इट इज चीटिंग द पीपल ऑफ इंडिया। हम मूर्ख हैं जो सहन कर लेते हैं और ऐसी बातों पे बहस करते हैं। एक्चुअली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शुड बी क्लोज डाउन फोर्थविथ एंड द चेयरमैन मस्ट बी सेंट बिहाइंड बार्स। ये नहीं चलेगा। कल उठ के मेरी डिपॉजिट है, बोलेंगे अभी सरकार से ऑर्डर है, हम आपको 12 महीने तक सर्टिफिकेट नहीं देंगे आपकी कौन सी डिपॉजिट आपके हमारे वहां कब पड़ी है और मैच्योर कब होती है। देश की सिक्योरिटी का सवाल, क्या करोगे आप? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज गिल्टी, गवर्नमेंट इज गिल्टियर, एंड सीबी एंड डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स, they are the guiltiest because they have also missed their duties. तो ये एक बात है। अभी की जो बात आपने की, ये तो एक गोली से दो पंछी मारे इन्होंने। एक तो आज का जो न्यूज है उनके लिए बिग सेटबैक है। अपेक्षा नहीं रखी होगी कि ये इतना हरीश साल्वे जैसे बड़ी सेलिब्रिटी स्टेटस वाले वकील साहब वहां आर्ग्यूमेंट करने खड़े हो जाए और इनको कोई न सुने और ये चुका जाए। उनके पास भी कुछ होप होगी, कुछ तो होगा, नहीं हुआ। अब ये मुद्दा कल वैसे गोदी मीडिया को छोड़ दीजिए, मगर कहीं ना कहीं तो ये मुद्दा चर्चा में आएगा, जैसे आज हो रहा है। आज अभी सीए नहीं डिस्कस हो रहा है, आज इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं डिस्कस हो रहे हैं। तो ये एक रीजन है। दूसरा, इनके पास पोलराइजेशन के अलावा कोई मुद्दा नहीं है इलेक्शन के लिए। This time it will be a misfortune of this country that the entire election will be fought on the polarization issue.
polarization of languages, on basis of languages, polarization on the basis of religion. So you don't have any other issue. So this will become a major issue for discussion. हम विरोधापूर्ण चर्चाएं करते रहेंगे, वो करना है करते रहेंगे. Supreme Court must come down with a heavy hand. Somebody should move the Supreme Court that this should be put in the cold box. इलेक्शन के बाद करना. आपको अधिकार ही नहीं है. आप कहाँ सरकार 6 महीने के लिए तो है नहीं. आप यू आर ए गवर्नमेंट, आउटगोइंग गवर्नमेंट. जैसे आप बजट पास नहीं कर सकते, इस तरह के लंबे अरसे की असर जिसकी है, वो कायदे भी आप नहीं बना सकते. और ये तो रूल्स बनाना है. रूल्स कायदे तो गवर्नमेंट गाइड करता है. तो ये जो किया है इन्होंने, मूलतः जो डर है उनके मन में, ये कहीं इलेक्टोरल बॉन्ड वाला हावी ना हो जाए, अदानी साहब को या अंबानी साहब को कोई नुकसान ना हो जाए. हालांकि अभी तो नाम नहीं आया है सर, अभी तो किसी का नाम नहीं आया है, लेकिन तो सर चलिए यही आएगा. नाम आएगा ना तो छत्ते नाम थोड़े अपने नाम से करेंगे. आजकल बेनामी शेल कंपनीज करना और फिर उसमें इन्वेस्ट करके बंद कर देना कोई डिफिकल्ट नहीं है. इसीलिए मैंने इसीलिए कहा कि अभी चूंकि नाम नहीं आया है, इसलिए हम भी किसी का नाम नहीं ले रहे हैं. नाम आएगा तो बात बहुत दूर तक जाएगी जी. तो इसीलिए हम भी किसी का नाम नहीं ले रहे हैं सर. लेकिन आप मत लो. मगर इस देश की जनता जो है, वो जनता जानती है कि एक ही आदमी के पास एयरपोर्ट जाते हैं, एक ही आदमी के पास रिपोर्ट जाते हैं, उसके बाद एकदम ड्रग स्मगलिंग इस देश में बढ़ जाता है. क्या धांधली चल रही है इस देश में. एनआर मोहंती, मैं आपसे समझना ये चाहता हूं कि जयनारायण व्यास साहब ने खैर बहुत गंभीर बातें कही और बहुत सारी ऐसी भी बातें कही जिनसे हम ये कह सकते हैं कि एक सियासतदान वैसे बोल सकते हैं, एक जर्नलिस्ट नहीं, क्योंकि जर्नलिस्ट को एक ऑब्जेक्टिव भी होना पड़ता है, फैक्ट्स के साथ बोलना पड़ता है. जब तक फैक्ट्स ना हो तब तक मुश्किलात होती हैं हमारे सामने. लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट के नाते, आप इन दोनों पहलुओं को कैसे देखते हैं. खासकर व्यास साहब ने जो सवाल उठाए, एक तो ये कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के टॉप जो ऑफिशियल्स हैं वे दंड के भागी हैं, उनको कुछ न कुछ तो जरूर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से मिलना चाहिए. अवमानना का नोटिस है, मैं नहीं जानता कि क्या होगा कल वो शाम तक क्या करने जा रहे हैं. एक तो ये पहलू मैं समझना चाहता हूं कि क्या वाकई उनका गुनाह अक्षम्य है, बिल्कुल भुला दिया जाना चाहिए क्योंकि 26 दिन उन्होंने कुछ नहीं किया. दूसरी बात कि जो ऑल ऑफ सडन सीए आ गया, इस पर व्यास साहब का कहना है और चौहान साहब ने भी वो बात कही कि अभी इलेक्शन का माहौल है, यकीनन अभी इलेक्शन नोटिफिकेशन नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी लोकतंत्र का तकाजा है कि हम अवॉइड करें ऐसे इश्यूज को आगे बढ़ने से जो पोलराइज कर रहे हो पूरे समाज को. इन दोनों पहलुओं पर, दोनों इश्यूज पर आपकी क्या राय है? देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑफिशियल्स के ऊपर कोई कंटेम्प्ट एक्शन होगा मुझे नहीं लगता है. अगर कल शाम तक वो डॉक्यूमेंट्स को इलेक्शन कमीशन को देते हैं, नहीं तो आज ही इश्यू करते. उन्होंने वार्न किया है अगर कल शाम तक अगर ना हो तो देन इमीडिएट एक्शन वुड फॉलो. ये तो ये है कि ये गवर्नमेंट का जो फंडामेंटल क्लेम है कि हम एक ऑनेस्ट गवर्नमेंट है, हम कांग्रेस का 10 साल का जो करप्ट गवर्नमेंट को रिप्लेस करके आए हैं, उसी का पर्दाफाश होगा when the electoral bond comes out in the open. इलेक्टोरल बॉन्ड क्लियरली जनता के सामने रखेगा कैसे ये सरकार क्रोनी कैपिटलिज्म को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया है और इंस्टीट्यूशनलाइज करके उसको पर्दे के पीछे ढकने का कोशिश कर रहा है. ये जो डिसीजन 2017 बजट में उन्होंने किया, भाई मनी बिल में इलेक्टोरल बॉन्ड का सिस्टम तो लाया सो दैट इट डज नॉट गो फॉर स्क्रूटिनी ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा में उनके मेजॉरिटी है, उसी में वो पास कर जाए. वो दिखाता है कितना इविल माइंड्स हैं, कितना इविल डिजाइन है. ये कंट्री को दे कैन डिस्ट्रॉय फॉर देयर ओन पावर. ये एकदम पूरा इलेक्टोरल बॉन्ड उसी का ही ये था. जो चीजें उन्होंने बेचा इलेक्टोरल बॉन्ड को कि ये ब्लैक मनी को
ये ब्लैक मनी को अटैक करेगा, ब्लैक मनी के बदले ये व्हाइट मनी जाएगा. एंड एग्जैक्टली द सेम क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड बाय डिफरेंट पीपल. पहले इलेक्शन कमीशन ने ही क्या था, इलेक्शन दो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सुप्रीम कोर्ट को पिटीशन में ये कहा था कि अभी भी व्हाइट मनी आ रहा है. जो पॉलिटिकल पार्टीज डोनेशन दे रहे हैं वो डोनेशन बाय चेक दे रहे हैं. वो चेक को बकायदा उसका हम नाम इलेक्शन कमीशन को देते हैं और जनता के सामने हम उसको रखते हैं, सो दैट एवरीवन नोज कौन पार्टी किसको, कौन बिजनेस हाउस किस पार्टी को कितना पैसा दे रहा है. एंड वही चेक के बदले अभी इलेक्टोरल बॉन्ड, ठीक है, दैट इज नॉट एन इशू. आप इलेक्टोरल बॉन्ड तो भी इशू की रिलीज करिए, वो भी एक इशू कि आपने केवल एक पब्लिक सेक्टर बैंक को किया क्योंकि प्राइवेट सेक्टर आपके डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं है, तो पब्लिक सेक्टर बैंक में किया सो दैट आपको कौन पार्टी कहां कितना किसको पैसा दे रहा है उसका इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा, बट लेकिन आम जनता को या दूसरे पार्टियों को वो इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा. दिस इज समथिंग ए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट द डेमोक्रेटिक सिस्टम. ये एंड दैट्स व्हाई उस व्यू ऑफ इलेक्शन कमीशन को इवन वहां उस समय का लॉ कमीशन ने भी अप्रूव किया था कि सीक्रेसी वुड in fact push back हमारा जो ट्रांसपेरेंसी, जो पब्लिक फंडिंग ऑफ इलेक्शंस का जो प्रोसेस है उसको 50 साल पीछे धकेल देगा. एंड लेकिन इन्होंने सुना नहीं क्योंकि एकदम क्रोनी कैपिटलिज्म का जो उन्होंने इंस्टीट्यूशनलाइज किया था. अभी भी जो डर है आज के सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद भी क्या होगा, कल वो जरूर जमा करेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लेकिन उसमें ये जमा करेगा कि हमने कितना इलेक्टोरल बॉन्ड इशू किया. लेकिन उसको क्योंकि वो कह रहे हैं हमारे पास रिकंसिलिएशन का प्रोसेस नहीं है, सो वो इलेक्टोरल बॉन्ड को किसने रिसीव किया उसकी कोई इंफॉर्मेशन हमको नहीं मिलेगा. दैट इज अ रियलिटी कि एंड इसके चलते क्योंकि उनका ये भी इश्यू है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रिकंसिलिएशन मांगा नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वो रिकंसिलिएशन कर पाएंगे जब पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन कमीशन को देंगे हमने इस डेट में इतना पैसा एनकैश किया है, तभी वो रिकंसिलिएशन पॉसिबल है. बट अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का इंफॉर्मेशन के बावजूद हम कोई कंक्लूजन में नहीं आ पाएंगे कि कौन बिजनेस हाउस कितना पैसा किस इंडस्ट्री किस पॉलिटिकल पार्टी को दिया. सो ये तो एक मेजर ड्रॉबैक है. एंड इसलिए कल के बाद भी इवन 13 तारीख के शाम तक भी जब इलेक्शन कमीशन उसको नोटिफाई करेंगे वो रिकंसाइल फिगर हमको नहीं मिलेगा. दैट इज ए रियलिटी. एंड एज रिगार्ड्स द CAA, ऑब्वियसली दिस इज द वो तो गवर्नमेंट पहले से ही कहते आया है हम इसको करेंगे, बिकॉज 2019 में दिसंबर में उसको पास किया, अभी 4.5 साल हो गया उन्होंने किया नहीं कुछ. तो अभी इलेक्शन के पहले ऑब्वियसली दे विल उनका इलेक्टोरल मैनिफेस्टो है उसके लिए देखेंगे. बट मुझे नहीं लगता CAA इन द नेक्स्ट 5 days 7 days में CAA का कोई मीनिंगफुल इम्प्लीमेंटेशन पॉसिबल है. ये केवल एक शो पीस बना है, ऑप्टिक्स के लिए उन्होंने CAA के रूल्स को नोटिफाई किया है, उसका इमीडिएट थ्रेट नहीं है. फिर अगर ये पावर में आएंगे तब वो CAA को इम्प्लीमेंट करने का एक, बट उस समय एक नया सिचुएशन रहेगा. मुझे नहीं लगता इन द इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट में CAA इज ए थ्रेट, बिकॉज अभी इन अबाउट ए वीक्स टाइम इलेक्शन विल बी नोटिफाइड एंड उसके पहले ये कोई मीनिंगफुल एक्शन नहीं ले सकते. नहीं, लेकिन मोहंती मैं एक प्रश्न ये उठाना चाहता हूं कि भाई आज की तारीख में ही आप देखिए सारे टेलीविजन चैनलों पर CAA के नाम पर एक जिस प्रेजेंट की जा रही हैं वो सोसाइटी को पोलराइज करने वाली हैं. लोग Absolutely. जिस तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं रिपोर्टर या पत्रकार,
अब पत्रकार भी कह सकते हैं उनको, आप चाहें तो टीवी पुरम को अगर आप मीडिया का एक प्लेटफॉर्म समझते हैं तो पत्रकार ही कहेंगे, लेकिन वो अब पत्रकार तो थे, लेकिन आज पत्रकारिता वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? वो सीधे सीधे वो बातें कह रहे हैं जो बीजेपी के नेता, आरएसएस के नेता चाहते हैं कि वे बोलें। तो ये जो खतरनाक पहलू है, ये समाज में चुनाव से पहले तो पोलराइज करेंगी चीजें टेलीविजन चैनलों के जरिए। देखिए ये पॉलिटिकल पार्टी का द ओनली वे दे वांट टू अटेन पावर, यही दो चीजें, यूज एनॉर्मस मनी पावर, क्रोनी कैपिटलिज्म को इस देश में बैठा दीजिए। एग्जैक्टली जैसे मोदी का रोल मॉडल है पुतिन ने जैसे क्रोनी कैपिटलिज्म करके रशिया को धज्जा उड़ा दिया। 10 साल तक रशिया आगे बढ़ा, उसके बाद धज्जा उड़ गया। यही मोदी एंड कंपनी रहेंगे। another 10 years में इंडिया विल बी डिस्ट्रॉयड। इंडिया का पोजीशन रशिया के जैसे पोजीशन इंटरनेशनल इकोनॉमी में आ जाएगा। अरे भाई, आप कैसी बात कर रहे हैं? वो तो आप कैसी बात कर रहे हैं? वो तो कह रहे हैं कि हम विश्वगुरु बनने जा रहे हैं, भारत विश्वगुरु बन जाएगा। हाँ, वो देखिए, द ओनली थिंग दे आर क्लेमिंग कि हम 5वां से 4वां पोजीशन, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएंगे, 3rd लार्जेस्ट। ये तो इसके लिए कोई मोदी की जरूरत नहीं है, ये तो इंडिया का पॉपुलेशन की ये बात है। 140 करोड़, 145 करोड़ होगा, 150 करोड़ होगा, उसी से ही आप 4th, 3rd, 2nd बन जाएंगे। क्योंकि पॉपुलेशन एंड आप आफ्टर सम टाइम आप चाइना को भी एक्सिट कर जाए, क्योंकि चाइना का पॉपुलेशन घट रहा है, आपका पॉपुलेशन बढ़ रहा है, आप चाइना को भी क्रॉस कर जाए पॉपुलेशन से। इससे क्वेश्चन इज आपका पर कैपिटा जीडीपी क्या है? पर कैपिटा इनकम अगर आपका इधर इन द लोएस्ट लेवल है, तब आप कहां हाई मिडिल इनकम की बात छोड़ दीजिए, हाई इनकम की बात छोड़ दीजिए, मिडिल इनकम के तहत भी नहीं आए। अभी भी चाइना का पर कैपिटा जीडीपी 6 times हायर देन इंडियाज पर कैपिटा जीडीपी। आप कह रहे हैं हम चाइना का सपना देखेंगे। मंत्री साहब, 80 करोड़ से ज्यादा लोग हमारे यहाँ सरकारी अनाज पर जी रहे हैं अभी। एब्सोल्युटली कि जिस देश में उन्होंने ये कह रहा है कि भाई पॉवर्टी खत्म हो गया, हमारे देश में पॉवर्टी खत्म हो गया, ये सारे लोग, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कह रहा है, नीति आयोग कह रहा है, सरकार कह रहे हैं, तो फिर 80 करोड़ लोगों को क्यों आपको फ्री अनाज देना पड़ रहा है? देखिए, ये this is not a government, this is a public relations and advertisement company. ये एडवर्टाइजिंग अपने चीज को कर रहा है, एंड बट आई मस्ट से दी ऑपोजिशन उसको काउंटर करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि ऑपोजिशन के ऊपर वेपनाइजेशन ऑफ एजेंसीज हैं। ईडी को लगा, यही देखिए रोहित पवार को ऊपर 50 करोड़ के केस के नाम पे अभी बना दिया, क्योंकि वो शरद पवार के साथ है। एंड वही अजीत पवार जिसके खिलाफ प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद की 700 करोड़ की घोटाला की बात कर रहे थे, उसी को अपना एम्ब्रेस करके, माने जो डबल स्पीक है, जो कंप्लीटली सेमलेस हैं, ये मोदी गवर्नमेंट रिप्रेजेंट्स दैट इविल डिजाइन एंड कंप्लीट सेमलेसनेस इन दिस। राइट। थॉमस फ्रैंको साहब, हम अब बिल्कुल आखिरी चरण में हैं बातचीत के। मैं ये समझना चाहता हूं कि आप बैंकिंग सेक्टर को अच्छी तरह समझते हैं। ये जो घटना घटी है और जिस तरह से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की गलत बयानी बिल्कुल एक्सपोज हो गई है। गलत बयानी का मतलब उन्होंने जो गलत फैक्ट्स दिए, गलत जो उन्होंने क्लेम किए कि हमको ये दिक्कत हो रही है, ये पेच है, इसमें ये प्रॉब्लम है, इससे पूरे बैंकिंग सेक्टर को जो एक उसकी इमेज सामने गई है कि आम आदमी के पैसे से बैंक खड़ा है, लेकिन वो सरकार के डायरेक्शन पर अपना काम का हर डायरेक्शन चेंज कर देता है। ये जो एक आम आदमी केस के दिमाग में सवाल उठा है, इससे बैंकिंग सेक्टर को कितना घाटा लगेगा, या कितना एक उसकी इमेज, जो उसकी जो क्रेडिबिलिटी, उसकी विश्वसनीयता जो एक गिरती नजर आ रही है, उसको कैसे आप संभाल पाएंगे? इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? सर, पहले में एक क्लैरिफिकेशन देंगे। जो व्यास साहब ने बोला, जो चेयरमैन ऑस्ट्रेलिया गया वो कभी रिसाइन नहीं किया, वो पूरा टेन्योर खत्म करके रिलायंस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो गया। और जो व्यास साहब ने बोला पूरा स्टेट बैंक को बंद करना है,
वो ठीक नहीं है। स्टेट बैंक अभी भी सबसे बड़ा बैंक है, आम आदमी का साथ काम करता है। सबसे ज्यादा एजुकेशन लोन, एमएसएमई लोन, एसएचजी लोन स्टेट बैंक ही देता है। बिल्कुल, अब और वो इसमें हमारे स्टेट का, वो इंडियन स्टेट का बैंक है, वो किसी हाँ, पार्टी का। यस, आम आदमी एब्सोल्युटली, का है, आम आदमी बिल्कुल। का डिपॉजिट से वो चल रहा है। लेकिन इसमें मैं ये भी बोल सकता है कि स्टेट बैंक का जो सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव्स है वो लोग भी हॉनेस्ट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। लेकिन ये डिसीजन तो एक व्यक्ति ही लिया है, चेयरमैन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। चेयरमैन स्टेट बैंक का ऊपर में कुछ प्रेशर डाल दिया, इसलिए वो डिसीजन ऐसा लिया है। लेकिन आप जैसे बोला, ये स्टेट बैंक का, बैंकिंग सेक्टर का, पब्लिक सेक्टर बैंक का इमेज थोड़ा नीचे चले गया। इसको ठीक करने के लिए कल तक स्टेट बैंक तो पहले ये ऑर्डर मानना चाहिए, पूरा डिटेल्स देना चाहिए, इसमें और कुछ खिचड़ी विचड़ी करना नहीं चाहिए। और उसका बाद थोड़ा दिन में निकल जाएगा ये किस लिए हुआ, कौन रहा तो ये प्रेशर डाला, ये सब इस देश को पता चल जाएंगे। उसके बाद ये इमेज फिर आगे बढ़ जाएंगे। पब्लिक सेक्टर जो काम कर रहा है बहुत अच्छा काम कर रहा है देश के लिए, लेकिन एक व्यक्ति का गलती से ये इमेज थोड़ा नीचे चल गया। इसको ठीक करना चाहिए, ठीक हो जाएगा, यही मेरा पूरा विश्वास है सर। जी, चौहान साहब, बिल्कुल आखिर में सर, ये जो बैंक का जो मसला है वो अपनी जगह है, लेकिन जो सीए का जो मसला आया है, जिसको आप बहुत अच्छी तरह आपने समझाया भी, लेकिन क्या आपको लगता है कि इस पर कोई न्यायिक हस्तक्षेप संभव है कि भाई चुनाव से ऐन पहले समाज में एक पोलराइजेशन, सरकार भले अभी फॉर्मली ये कहे, औपचारिक तौर पे कहे नहीं नहीं हम नहीं चाहते, शांति चाहते हैं, लेकिन जो हालात पैदा किए जा सकते हैं या किए जा रहे हैं, अभी से शुरू हो गया है, टेलीविजन जिस तरह की बातें वो कर रहे हैं, उससे समाज में जो पोलराइजेशन एक की स्थिति पैदा होगी, जो चुनाव के माहौल को प्रभावित किए बगैर नहीं रहेगी। तो ऐसी स्थिति में क्या आपको लगता है कि एक न्यायिक हस्तक्षेप की संभावना बन सकती है, या इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई पहल संभावित है? मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन की तरफ से तो ऐसी पहल नहीं शायद हो सकती है, क्योंकि अभी उन्होंने इलेक्शन अनाउंस नहीं किया, तो उससे पहले वो डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन कोर्ट में अगर ये इशू जाएगा तो कोर्ट मुझे लगता है इसको स्टे करेगा, क्योंकि इससे इलेक्शन के रिजल्ट भी प्रभावित होने की संभावना है, और बहुत बड़े पैमाने पे इससे रिलीजियस पोलराइजेशन होने की संभावना है। इसलिए अगर कोर्ट में ये इशू जाता है तो कोर्ट इसको एग्जामिन करके, जो भी मुझे लगता है कि उसमें स्टे होना चाहिए। आपकी निजी ये ओपिनियन है, पर्सनल आपकी ओपिनियन है। जी जी जी। मोहंती, आप इस पर कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे? नहीं, हम तो कहेंगे कि भाई कोर्ट भी ये कहेगा कि भाई टिल दे आर इन ऑफिस, जब तक वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आया नहीं है वो कर सकते हैं। बट ये लगता है कि इसमें ये जैसे ऑप्टिक्स के लिए है, इसका कोई इम्प्लीमेंटेशन पॉसिबल नहीं है विद इन नेक्स्ट 7 days टाइम, इसलिए कोई स्टे की जरूरत नहीं, कोई दिस विल ऑल, ये जस्ट अपना प्रेस्टीज बचाने के लिए हमने 2019 में किया था, अभी तक नहीं किया। उन्होंने ये सीए रूल्स को आज अनाउंस कर दिया, बट आई डू नॉट थिंक उसमें कोई एक्शन होगा। जब अप्लाई करने के लिए भी शायद 10 दिन समय लगेगा, 15 दिन समय लगेगा। बाय दैट टाइम the model code of conduct must have come, and उसके बाद obviously any action that follows can be subject to court restraint as well as इलेक्शन कमीशन के रेस्टोरेंट में आएगा। तब तक ये दे आर फ्री, बट तो मुझे नहीं लगता है भाई 14, 15 तारीख, 16 तारीख, 17 तारीख तक अगर इलेक्शन डिक्लेयर होता है उसके पहले कोई मीनिंगफुल काम एक्सरसाइज वो कर सकते हैं। थॉमस साहब, जैसा चौहान साहब ने कहा कि जो नागरिकता कानून है हमारा 1955 का, उसमें जो संशोधन हुआ, ठीक है, संशोधन की अपेक्षा थी या एक जरूरत भी थी बहुत सारे लोगों के लिए, जिसमें उन्होंने हवाला भी दिया कि कैसे बहुत सारे दलित समाज के लोग या बौद्ध या दूसरे और समुदायों के लोग वो आना चाहते या आए तो उनको नागरिकता मिलनी चाहिए। लेकिन उनका ये कहना था कि माइनॉरिटी कम्युनिटी में जो मुस्लिम समाज है, जो बहुत बड़ा है, उसको भी ये सुविधा मिलनी चाहिए।
जो इस कानून में नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि अभी इस मुद्दे पर हम शाम को देख रहे थे, जब से ये घोषणा हुई है, कि बंगाल से लेकर के और उत्तर प्रदेश तक जितने बड़े सियासतदान हैं, और केवल एक पार्टी के नहीं, सभी पार्टी के, वो अपना अपना बयान दे रहे हैं। कोई चीफ मिनिस्टर बयान दे रहा है, कोई पॉलिटिशियन बयान दे रहा है। तो इससे जो मोहंती साहब कह रहे हैं कि पोलराइज की अभी कोई इसका प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि समाज में इलेक्शन से पहले पोलराइजेशन की प्रॉब्लम है, एक ध्रुवीकरण की प्रॉब्लम है। जो चुनाव की जो निष्पक्षता है, जो पारदर्शिता है, जो स्वतंत्रता है, जो 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 एक होना चाहिए जिस तरह का चुनाव, उसको डैमेज कर सकता है, उस प्रोसेस को। तो आपकी टिप्पणी क्या इस पर है, आप कैसे सोचते हैं? नहीं, ये जो कर रहा है बीजेपी, पूरा पोलराइजेशन को कोशिश कर रहा है, लेकिन मेरा ख्याल में ज्यादा पोलराइजेशन नहीं होगा। क्यों? इस देश का मेजॉरिटी कम्युनिटी भी जानता है कि ये सब सिर्फ इलेक्शन के लिए ये सब काम कर रहा है। अगर मुसलमान को यहाँ से बाहर भेज देंगे तो उससे हिंदू को क्या फायदा हो सकता है? कुछ नहीं होना सकता। आजकल हम लोग देख रहा है पब्लिक सेक्टर में, गवर्नमेंट में पूरा रिजर्वेशन को बंद कर दिया। इससे किसको लॉस ज्यादा हो रहा है? मेजॉरिटी कम्युनिटी को ही हो रहा है। तो मेरा ये विश्वास है कि इस देश का आदमी लोग तो इसको पूरा जानता है, इसलिए ये पोलराइजेशन नहीं होगा। बीजेपी बहुत कोशिश करेंगे कुछ लड़ाई करने के लिए, झगड़ा करने के लिए, इससे कुछ वोट लेने के लिए कोशिश करेंगे, लेकिन हमारा देश का आदमी लोग इसको नहीं मानेंगे। और मेरा विश्वास है कि इस इलेक्शन में कुछ बदलाव आएंगे। शुक्रिया आप सभी लोगों का बहुत बहुत, और व्यास जी नहीं है, वो चले गए, उनका भी, सभी लोगों का बहुत बहुत और बहुत महत्वपूर्ण विचार आए हैं। और मैं थॉमस फ्रैंको साहब की इसी बात से अपनी इस कार्यक्रम का समापन करता हूं कि पोलराइजेशन न हो समाज में, इसे राजनेताओं का केवल एक पैंतरा समझा जाए, अपने अपने को ताकतवर बनाने का। जनता वाकई समझ रही है, आमतौर पे बड़ा समाज जो भारत का है वो समझ रहा है कि चुनाव के दरमियान ये सब की चीजें हो रही हैं, चुनाव से पहले क्यों नहीं हो गई। बहुत सारा वक्ता उसमें होती, संशोधन किया जाता, डिस्कशन किया जाता, लेकिन आज अगर हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मकसद क्या है, लोग समझ रहे हैं कि चुनाव का मकसद है। तो दोस्तों, शांति सद्भाव के इसी शुभकामना के साथ आज के इस कार्यक्रम का हम समापन करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।